नमस्कार बच्चों। आज हम भारत के संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन से आशय, महत्व एवं प्रकार। सबसे पहले ये देखेंगे कि संसाधन है क्या। संसाधन वह है जो हम उपयोगिता के आधार पर उसको परिवर्तित कर लेते हैं और हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे कि वस्तु या तत्व तभी संसाधन कहलाता है जब मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे जल एक संसाधन है। जल भी हम किस किस रूप में यूज़ करते हैं, वह एक प्राकृतिक संसाधन है। साथ ही साथ इसे हम अपने आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हैं, संसाधन कहलाते हैं। मानव जीवन में सरल एवं सुखद बनाते हैं। आदिकाल में मनुष्य पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन तब बनते हैं जब मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल, तकनीकी ज्ञान उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपांतरित कर आर्थिक उपयोग मूल्यवान बना लेता है। इसी प्रकार मानव स्वयं भी एक संसाधन है। किसी भी देश की शिक्षित, कुशल और स्वस्थ मनुष्य एक मूल्यवान संसाधन है। सबसे पहले हम देखेंगे मृदा। मृदा किसान की अमूल्य संपदा है। जैसे कि डॉक्टर बेनेट के अनुसार मृदा पृष्ठभूमि पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों तथा वनस्पति के योग से बनती है। जैसे मानव जीवन में मृदा का महत्व बहुत अधिक है। जैसे किसानों के लिए समस्त मानव मिट्टी पर निर्भर है। प्राणियों के लिए जैसे भोजन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमें मिट्टी से ही मिलता है। भारत के लाखों घर मिट्टी से बने हैं। पशुपालन उद्योग, कृषि, वनों उद्योग मिट्टी पर आधारित है। इस प्रकार मिट्टी हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। जैसे कि विलकॉक्स के अनुसार मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। जिस प्रकार की हम मिट्टी अगर नहीं होगी तो हमारा जीविकोपार्जन का साधन ही उपलब्ध नहीं होगा। फिर हम देखेंगे मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा का निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। मृदा 1 सेंटीमीटर की परत के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि यह एक के बाद एक जो परत बनी हुई है वह मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। मृदा के निर्माण में सहयोग देने वाले अनेक कारक होते हैं, जैसे मूल चट्टान हो गया, भूभाग का उच्चावचन हो गया, हजारों वर्षों तक प्रभाव डालने वाली जलवायु की दशाएं हो गई, सेलों को अपक्षय होता है, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं व उसके अवशेष। अपक्षय सेलों को अपक्षय मतलब जैसे कि सेल घुलते हैं, टूटते हैं, वह सारी चीज़ें मिट्टी में जाकर मिल जाते हैं। कई बार मिट्टी में भी देखते होंगे चिकनी मिट्टी भी होती है, भुरभुरी मिट्टी भी होती है, रेतीली मिट्टी भी होती है। इसी कारण ये मिट्टी के कई प्रकार भी होते हैं, जिसे हम आगे देखेंगे। मृदा परिच्छेदिका पूर्ण विकसित मृदाओं के लंबवत परिच्छेद, कटान से गठन, रंग व परतें एक के ऊपर एक बिछी होती है। मृदा की परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, जो कि चित्र में आप देख रहे हैं। मृदा के प्रकार एवं वितरण। जिस प्रकार मैंने अभी तुम लोग को बताया कि मृदा के कई प्रकार के होते हैं। जैसे जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है, कहाँ मिलती है, तो यह दोमट, कचरी व चीका मिट्टी भी कहा जाता है इसको। यह विभिन्न मात्रा में रेत, गाद और मृत्तिका, चीका मिली हुई होती है, जिसमें कि बारीक कणों से बनती है। काली या रेगड़ मिट्टी। इस मिट्टी को रेगड़ या कपास वाली काली मिट्टी भी कहते हैं। इसका रंग गहरा काला होता है और कणों की बनावट व घनी होती है। अधिक देर तक इसमें जल व नमी ठहर सकती है। फिर आगे है लाल मिट्टी। यह मिट्टी शुष्क और तर जलवायु के प्राचीन रवेदार परिवर्तन चट्टानों टूट फूट से बनती है और इस मिट्टी में बाजरा की फसल अच्छी होती है, किंतु यह गहरे लाल रंग की मिट्टी कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। फिर अगला है लेटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों से हुआ है जहां शुष्क व तर मौसम बारी बारी से होता है। यह मिट्टी लेटेराइट चट्टानों के टूट फूट से बनती है। लेटेराइट मिट्टी के 3 प्रकार होते हैं: गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी, सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी, गहरी जल वाली लेटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी चावल, कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज व सिनकोना, चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी है। मरुस्थलीय मिट्टी।
यह बालू प्रधान मिट्टी होती है। इस बालू के कण मोटे होते हैं और यह दक्षिण पश्चिम मानसून या कच्छ के रन की ओर उड़कर ये पश्चिम शुष्क प्रदेश में जमा हो जाती है। इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, सब्जियां आदि पैदा की जा सकती है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर बंजर पड़ी भूमि का भी उपयोग कर सकते हैं। फिर है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे अपरदन। अपरदन मतलब मिट्टी का हटना। तो मिट्टी किस प्रकार से हटती है, किन किन कारणों से हटती है, यह अपरदन हम देख सकते हैं। जैसे कि मृदा को सबसे बड़ा नुकसान अपरदन से होता है। वनस्पति विहीन नरम मृदा अपरदन की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। वनस्पति विहीन मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होंगे वहाँ पर मृदा आसानी से अपरदन होगा, मतलब वहाँ से हट जाएगा। फिर मृदा अपरदन के कारण मानव द्वारा वनों का विकास, अत्यधिक पशुचारण, आदिवासियों द्वारा झूमी कृषि करना, पवन अपरदन और अवैज्ञानिक तरीके से कृषि। मानव द्वारा वनों का विनाश होने के कारण भी अपरदन होता है, क्योंकि वहाँ पेड़ नष्ट हो जाते हैं। अत्यधिक पशुचारण। अत्यधिक पशुचारण क्या है? जहाँ पर जानवरों को एक ही जगह पशुचारण कराया जाता है या पशु को चराया जाता है, वहाँ की भूमि भी अपरदन होने लगती है, क्योंकि वहाँ की घास नष्ट हो जाती है। फिर आदि झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि क्या है? झूमिंग कृषि मतलब एक जगह हमने जब पेड़ों को काट कर वहाँ कृषि की, उसके बाद फिर दूसरी जगह का पेड़ काट कर फिर हमने वहाँ पर कृषि की। इस तरह से वहाँ के पेड़ पौधे नष्ट होते हैं और मृदा का अपरदन होता है। पवन अपरदन। पवन के द्वारा मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना। अवैज्ञानिक तरीके से कृषि। अवैज्ञानिक तरीके से कृषि कि यदि हमें उत्पादन अधिक लेना है तो हम वैज्ञानिकों से मिट्टी का चेक नहीं कराते हैं, उसका अनुसंधान नहीं कराते हैं, साथ ही साथ उसमें हम ज़्यादा खाद उपयोग कर लिया या फिर उर्वरक का उपयोग कर लिया तो भी मिट्टी नष्ट होती है। फिर हम देखेंगे मृदा संरक्षण। अपरदन से जो नुकसान होता है पृथ्वी को या भूमि को, उसके लिए हम मृदा संरक्षण कैसे कर सकते हैं? मृदा संरक्षण के सबसे बड़ी समस्या है बढ़ती हुई जनसंख्या। प्राकृतिक संसाधन बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है और प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया है। मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। इसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं, जैसे पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों से फसल उगाना। सीढ़ीदार खेती, जिस तरह से सीढ़ियाँ होती हैं उसी तरह से एक के बाद एक सीढ़ी अनुदार खेती की जाती है। खेतों में बंदिकाएं बनाकर नालीदार अपरदन को रोकना। अब आप लोग को लगता होगा बंदिकाएं क्या है? खेतों में जो मेड़ बनाई जाती है जहाँ पानी इकट्ठा होता है, उसको नालीदार अपरदन को रोकना मतलब नाली को बंद कर देना और पानी के निकलने के लिए वहाँ पर पत्थरों को रख देना। उससे मिट्टी वहाँ पर रुक जाएगी और पानी भर बह जाएगा। शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रक्षक मेखला। रक्षक मेखला क्या है? मतलब पेड़ों की बाढ़, जिसके द्वारा भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। पहाड़ी ढालों तथा बंजर में वृक्षारोपण करना, पशुओं की चराई पर नियंत्रण करना। अब जैसे कि पहाड़ी ढालों और बंजर, बरसात में आप लोग देखते होंगे कि जो मृदा क्षरण होता है, पहाड़ के पहाड़ अभी बरसात में भी मिट्टियाँ एकदम बहकर नदी में आ जाती हैं, तो उसको भी रोकने के लिए हमें पहाड़ों पर वृक्षारोपण करना होगा और बंजर भूमि को भी वृक्षारोपण करके हम बंजर भूमि को भी अच्छा कर सकते हैं। ऊंचे नीचे क्षेत्रों में बहते हुए जल का संग्रह करना और ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करना। फिर अगला संसाधन है जल। जल एक मूल्यवान संपदा है। इससे हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। पृथ्वी पर जीवन का आधार जल ही है। वनस्पति एवं जीव जंतुओं के शरीर में जल का अंश प्रधान होता है। मनुष्य के शरीर में 70% जल होता है। जल के 4 प्रमुख स्रोत होते हैं: पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। पृष्ठीय जल वह है जो नदी, झीलों और छोटे छोटे जलाशयों में प्राप्त होता है, उसे पृष्ठीय जल कहा जाता है। पृष्ठीय जल मतलब पृष्ठीय जल से स्पष्ट है कि वह जल भूमि के ऊपर है। जैसे इसके प्रमुख स्रोत हैं नदियाँ, झीलें, तालाब आदि। अब है भौम जल। भौम जल से स्पष्ट हो रहा है कि भौम मतलब भूमि के अंदर का जल। वर्षा जल का कुछ भाग जो भूमि द्वारा सोख लिया जाता है उसे हम भूमिगत जल या भौम जल भी कहते हैं। कृषि व वनस्पति के उत्पादन में इसका योगदान महत्वपूर्ण होता है। कुओं व ट्यूबवेल के द्वारा धरातल पर लाया जाता है। उसी प्रकार से वायुमंडलीय जल का कुछ अंश जो भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है उसे वायुमंडलीय जल कहते हैं और ये वाष्प रूप में होता है, इसका उपयोग नहीं हो पाता है। फिर महासागरीय जल।
अधिकांश जल बहकर नदियों में चला जाता है और वह बाद में सागर और महासागर में पहुंचता है, उसे हम महासागरीय जल कहते हैं। और साथ ही इसका मुख्य उपयोग जल परिवहन व मत्स्य उद्योग में होता है। अब जल संसाधन की समस्याएं एवं संरक्षण। सबसे पहले तो हम देखेंगे समस्या क्या है। जल संसाधन समय अनेक प्रकार की समस्या है। इस समय हम ये देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण हर क्षेत्र में जल में कमी हो गई है। गर्मियों में जल संसाधन का अभाव अधिक हो जाता है, जबकि वर्षा ऋतु में जल की कमी नहीं पाई जाती है। इन कारण हम जल संसाधन विवेकपूर्ण और उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक हो गया। जिस तरह से हम देखते हैं कि जल की समस्याएं दिन पर दिन अधिक बढ़ती जा रही है, उसका संरक्षण हम कैसे करें, उसको कम से कम उपयोग करके उसको किस तरह से बचाया जा सकता है। अब संरक्षण के उपाय। वर्षा जल संग्रहण, इसके अफवाह को रोकना, मतलब संग्रहण कैसे करेंगे, उसके अफवाह को कैसे, मतलब उसका जो वेग है जो बह रहा है उसको हमको कैसे रोकना है। उसके लिए हम छोटे छोटे डैम बना दें, छोटे छोटे तालाब बना दें, या जो पहाड़ी से पानी बहकर आ रहा है उसके नीचे हम यदि तालाब बना देंगे तो भी हम पानी को रोक सकते हैं। उसी तरह से छोटे बड़े सभी नदी जल संग्रहण क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंध करना। अब छोटे बड़े नदी में जल संग्रहण हम कैसे करेंगे, वहाँ पर छोटे छोटे स्टॉप डैम बना देंगे जगह जगह जहाँ जहाँ पर हमें आवश्यकता है। साथ ही साथ वो सिंचाई के काम भी आ जाएगा और साथ ही साथ हम जल का संग्रहण भी कर सकते हैं। और जल को प्रदूषण से बचाना, जल को हम प्रदूषण से बचाएंगे तो उसका अधिक से अधिक हम उपयोग कर सकते हैं। घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर भी हम जल को संग्रह या संरक्षण कर सकते हैं।